स्वागत है आप सबका बीएससी भाग 3 प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम यूनिट से। आज हम विशिष्ट अपेक्षितता सिद्धांत की अभिधारणाएं पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि गैलीलियन रूपांतरण, निर्देश तंत्र, संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमों की निश्चरता, वेग, त्वरण रूपांतरण, माइकलसन मोर्ले के प्रयोग आपने तैयार कर लिए होंगे। तो इसके बाद आज हम इस पर चर्चा करते हैं। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत की मुख्य दो अभिधारणाएं होती हैं। एक तुल्यता सिद्धांत और दूसरा प्रकाश के चाल की नियता। प्रकाश के चाल की नियता, ठीक है। अब तुल्यता सिद्धांत में क्या लिखे? तो तुल्यता सिद्धांत क्या होता है? उन सभी निर्देश फ्रेमों में भौतिक नियमों के रूप एक समान है। उन सभी निर्देश फ्रेमों में भौतिक नियमों के रूप एक समान है जो एक दूसरे के सापेक्ष समान रेखीय गति से गतिमान है। लिख लिया? समझ में आया? उन सभी निर्देश फ्रेमों में भौतिक नियमों के रूप एक समान है जो एक दूसरे के सापेक्ष समान रेखीय गति से गतिमान है। दूसरा होता है प्रकाश के चाल की नियता। यहाँ चल दिख रहा है भाई, इसको सुधार लीजिएगा। चल नहीं है, ये वास्तव में चाल है। इसको चाल लिख लीजिएगा, ठीक है। चाल, चल नहीं है, वो चाल है। तो दूसरी अभिधारणा का स्टेटमेंट क्या लिखे हम लोग? इसमें आप लिखिएगा, प्रकाश के वेग पर स्रोत तथा प्रेक्षक के गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश के वेग पर स्रोत या प्रेक्षक की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया ना कि इसकी मैं थोड़ी बहुत व्याख्या करूं कि ये अभिधारणाएं क्या होती हैं, ये विशिष्ट आपेक्षिकता क्यों हो गया, और आइंस्टीन ने 1905 में ये दो अभिधारणाएं किस हिसाब से दी, इस सब के बारे में बता दूं कि यहीं ख़त्म करें इसको? चलिए बता देते हैं कि जैसे मैंने कहा आपसे कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आपने तैयार कर लिया होगा। तो माइकलसन और मोर्ले के जो प्रयोग हैं उसको करने के बाद या उसके अध्ययन के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि प्रकाश का वेग नियत रहता है और ईथर जो शब्द है या ईथर जो माध्यम है वो काल्पनिक होता है। यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। क्लियर है? फिर क्या हुआ? क्लासिकल यांत्रिकी में या गैलीलियन रूपांतरण जो आपने पढ़ा उसके अनुसार किसी प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित वेग प्रेक्षक के वेग पर निर्भर करता है। जैसे आपने वेग रूपांतरण समीकरण में देखा था, क्या देखा था कि ux का जो मान था, अपना नोटबुक जरूर देखिए आप, ux का जो मान था और ux डैश का मान था, दोनों में आपने संबंध निकाल के कहा था। क्या कहा था कि ux डैश बराबर ux माइनस v आता है। मतलब ux और ux डैश अलग अलग होता है। स्थिर प्रेक्षक अलग वेग देखेगा और गतिशील प्रेक्षक जो वेग देखता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये कहने को पता चल गया कि भाई प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ ना? इसका मतलब माइकलसन मोर्ले प्रयोग के हिसाब से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण गलत है, उसको ये मान्य नहीं करता। तब तो हमारा पूरा पढ़ा हुआ उतना पेज हमने पैक कर दिए, याद भी कर लिए, तैयार भी हो गए, अब गलत है तो गलत तो कहना ठीक नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जितना पढ़ा है अभी माइकलसन मोर्ले प्रयोग के पहले, वो किसके लिए पढ़ा है? उस वेग के लिए जो प्रकाश के वेग से काफ़ी कम है, और प्रकाश के वेग के लिए वो सारे लागू नहीं होते। इसका मतलब क्या करें? उसमें संशोधन करना पड़ेगा या उसको स्पेशल बनाना पड़ेगा। कैसे स्पेशल बनाना पड़ेगा? भाई ऐसा कुछ संशोधन किया जाए कि वो कम वेग वाले के लिए भी लागू हो जाए और अधिक वेग के लिए भी लागू हो सके। ऐसा कुछ हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, तो आइंस्टीन ने क्या कहा? न्यूटन के दिक् और समय अभिधारणा में संशोधन किया, ठीक, और एक नए सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत कहते हैं। और इसको अभिधारणा क्यों कहे? अभिधारणा इसलिए कह रहे हैं कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग के अध्ययन के बाद आइंस्टीन ने अपने विचार रखे। जैसे भाई आप ये वीडियो देखेंगे, अब वीडियो देखने के बाद आपस में आपके मान लेते हैं आप 100 लोग देख रहे हैं इसको, तो 100 लोग एक ही बात थोड़ी बोलेंगे। कोई क्या बोलेंगे? भाई वीडियो अच्छा है, समझ में आ गया। कोई बोलेगा भाई समझ में तो आया लेकिन व्याख्या थोड़ा ठीक ठाक नहीं हुआ। कोई कहेगा कि व्याख्या भी ठीक ठाक हुआ, समझ भी ठीक ठाक आया। तो आप ये वीडियो के बारे में जो बोल रहे हैं, आपके ये जो विचार हैं, वही आपकी अभिधारणा कहलाती है। क्लियर हो गई बात अभिधारणा की? और विशिष्ट की बात क्यों? स्पेशल बनाया ना भाई आपने। आपके पास एक फॉर्मूला था जिसकी एक सीमा थी कि भाई ये यहीं तक काम करेगा, v वेग तक, और अगर प्रकाश के वेग पे जाएंगे भाई तो ये काम नहीं करेगा। तो उसको क्या किया आपने? संशोधित कर दिया, स्पेशल बना दिया, ताकि ये कम वेग में भी काम करे और अधिक वेग में भी काम करे। इस प्रकार से विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत का क्या हुआ? जन्म हो गया। और इसकी दो अभिधारणाएं मिली आपको। एक तुल्यता सिद्धांत। तुल्यता का मतलब समझ रहे हैं ना? तुलना करना। तुलना कैसे? जैसे मैं लिखा हूं प्रकाश के चल की नियता। अब अगर मैं किसी को इसको दिखाया होता तो इसको स्टडी करते, पढ़ने के बाद वो मेरे को बता सकते थे कि सर यहाँ पे आपने गलती कर दी है, प्रकाश के चाल लिखना था, आपने यहाँ चल लिखा है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अपनी गलती मैं खुद नहीं पता कर पाऊंगा, मेरी गलती कौन बताएगा? कोई दूसरा जो प्रेक्षक होगा वो बताएगा। ये तुल्यता सिद्धांत है। इसको आप ऐसा भी कह दीजिए कि एक समान रेखीय गति से गतिमान निर्देश फ्रेम में बैठा हुआ प्रेक्षक किसी भी तरीके से जिस निर्देश फ्रेम से संबंध है उस निर्देश फ्रेम के गति को नहीं ज्ञात कर सकता। ठीक, मतलब मैं अपनी गलती नहीं पकड़ पाया। मेरी गलती अच्छे से कौन पकड़ पाता? भाई मैं किसी को बोल देता कि एक बार देख लो भाई, इसमें कुछ गलती हो तो उसको मॉडिफाई किया जा सके। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो तुल्यता सिद्धांत क्या कहता है? क्या कहेगा? उन सभी निर्देश फ्रेमों में भौतिक नियमों के रूप एक समान हैं, जो एक दूसरे के सापेक्ष समान रेखीय गति से गतिमान हैं। क्लियर हुआ? दूसरा, अब दूसरी अभिधारणा क्या कही कि प्रकाश के वेग पर प्रकाश स्रोत या प्रेक्षक की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद हो गया? क्लियर है? डाउट तो नहीं? चलिए अब हम लोग अगली कक्षा में लॉरेंज रूपांतरण पे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।